हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं समष्टि अर्थशास्त्र के लास्ट चैप्टर को, खुली अर्थव्यवस्था। रिवीजन का सीरीज है, हम कंप्लीट चैप्टर की वन शॉट रिवीजन कर रहे हैं। लास्ट तक बने रहिएगा। इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट दो पार्ट है, एक पहला पार्ट है इसका विदेशी विनिमय दर, जिसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट, और दूसरा है भुगतान संतुलन। इन दोनों के बारे में पढ़ना है, क्योंकि इन दोनों के बारे में अक्सर पूछा जाता है। यूनिट 1 है, लेकिन चैप्टर अगर आपके पास प्राइवेट बुक है तो आपने देखा होगा इसके दो अलग अलग चैप्टर है, तो दोनों के बारे में पढ़ेंगे। इन दोनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे, दोनों के इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। इन दोनों में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं विदेशी विनिमय दर। विदेशी विनिमय दर क्या होता है? जैसा कि आपको पता है, कोई भी एक देश जैसे भारत, ठीक है ना, भारत का व्यापार विश्व के दूसरे देशों के साथ होता है। जैसे हम बात करते हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका के साथ बिजनेस होता है, तो भारत और अमेरिका के बीच में आयात निर्यात होता है, यानी कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट होता है। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जब होगा तो जाहिर सी बात है मौद्रिक लेन देन भी होना है, यानी कि मुद्राओं का पेमेंट होना है, क्यों पैसे तो आएंगे या पैसे जाएंगे। तो ऐसे में हमें क्या करना होता है, यूएस में क्या चलता है, डॉलर, भारत में क्या चलता है, रुपए। तो यहाँ पर रुपए और डॉलर का क्या करना पड़ता है, एक्सचेंज करना पड़ता है। लेकिन कैसे? क्योंकि अमेरिका हमसे ज्यादा शक्तिशाली देश है, उनकी जो आर्थिक कैपेबिलिटी है, जो इकोनॉमिक पावर है, वो इंडिया से बहुत ज्यादा है। ऐसे में जो डॉलर होता है इंडिया की तुलना में ज्यादा मजबूत है, और इंडिया की इसकी तुलना में ये जो है सस्ती मुद्रा है। तो हम डॉलर के साथ यानी कि अमेरिका के साथ जब लेन देन करेंगे तो जाहिर सी बात है वो रुपीस तो लेंगे नहीं, क्योंकि उनको तो डॉलर चाहिए। तो हम डॉलर के बदले में कितनी रुपीस का पेमेंट करेंगे, या फिर जब उनको सामान बेचते हैं तो हम ये कहेंगे भाई रुपीस की जगह में डॉलर दो, क्योंकि वो कहते हैं नहीं रुपीस हम डॉलर, तो हमें जो डॉलर मिलेगा वो कितना देंगे। तो इन सब चीजों के लिए एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा के साथ जिस दर पर विनिमय होता है, उस दर को विदेशी विनिमय दर कहते हैं। ठीक है ना। भारत और अमेरिका के बीच में जो भी दर निर्धारित होगा उसी दर को हम विदेशी विनिमय दर कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि $1 के बदले में अगर भारत 82 रुपीस का पेमेंट करता है, और हर भुगतान के लिए इसी तरह से जो वो है क्या करता है, इस रेट को तय करता है, तो यही हमारे देश का विदेशी विनिमय दर होगा। अब विदेशी विनिमय दर, क्योंकि पहले के जमाने में क्या होता, कुछ सालों पहले तक यहाँ से 10 से 15 साल पहले देश की सरकार के द्वारा, केंद्रीय बैंक के द्वारा विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता था। तो ऐसे में किसी एक बार निर्धारित हो गया, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो पाते थे, उसी के साथ आयात निर्यात होता था, लेन देन होता था। लेकिन अब क्या है ना, देश की जो विदेशी विनिमय दर होता है उसका निर्धारण ओपन मार्केट में होता है, यानी कि विदेशी विनिमय दर में होता है, इसको होता है अंतरराष्ट्रीय बाजार, जहां पर विदेशी विनिमय दर कभी घटता है कभी बढ़ता है। ये सारा डिपेंड रहता है किसके ऊपर, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के ऊपर। अगर हम किसी कंट्री को एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं तो यहाँ उसका मतलब ये निकल के आता है कि उस कंट्री के साथ हमारा पॉजिटिव रिलेशन है, तो ऐसे में हमारे देश की मुद्रा मजबूत हो जाएगी। ठीक है। जैसे जापान हमसे विकसित देश है, लेकिन उसके बावजूद भी जापानीज जो करेंसी है उसकी तुलना में इंडिया करेंसी की वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि हम जापान को ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये डिपेंड करता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, उसी आधार पर क्यों हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें विदेशी विनिमय क्या होगा, हमें मिलेगा, हमारे पास आएगा, प्लस होगा, जुड़ेगा। जैसे हम इंपोर्ट करते हैं तो हमारे पास से विदेशी विनिमय जाता है, माइनस होता है, तो माइनस होना देश के लिए सही नहीं है। इसलिए अगर हम आयात ज्यादा करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे देश की मुद्रा का मूल्य जो होता है, वैल्यू ऑफ द करेंसी, वो डाउन हो जाती है। ठीक है ना। और हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं तो वैल्यू ऑफ करेंसी बढ़ जाती है। तो इन सब चीजों में काम आता है विदेशी विनिमय दर। अब हमें बात करते हैं कि विदेशी विनिमय दर का निर्धारण आखिर कैसे होता है। विदेशी विनिमय दर, तो विदेशी विनिमय दर जो होता है ना, ये दो प्रकार का होता है। ठीक है। नंबर एक होता है हमारा फर्स्ट वन, स्थिर विनिमय दर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। और दूसरा होता है लोचशील या परिवर्तनशील, लोचशील विनिमय दर, जिसको बोलते हैं
फ्लैक्चुएट एक्सचेंज रेट। दो तरीका होता है। अब इन दोनों के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमें आगे पढ़ना है। विदेशी एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि विदेशी विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है, लेकिन उससे पहले जो विदेशी विनिमय के तो इंपॉर्टेंट टाइप्स है उसको पढ़ लेते हैं। देखिए, एक है स्थिर विनिमय दर। स्थिर का मतलब ही पता चल रहा है यहाँ पर नाम से। स्थिर का मतलब होता है जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। स्थिर विनिमय दर जो होता है जिसको बोलते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, स्थिर विनिमय दर। ये जो स्थिर विनिमय दर होता है ना बेटा, ध्यान में रखिएगा, ये देश की केंद्रीय बैंक के द्वारा निर्धारित किया जाता है। किसके द्वारा? केंद्रीय बैंक के द्वारा, ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ कंट्री। यानी कि इंडिया में पहले जो तय होता था केंद्रीय बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, और किसके बिहाफ में? केंद्र सरकार। क्योंकि एक बार देश की केंद्रीय बैंक का निर्धारित होता था तो ऐसे में कोई भी उसमें परिवर्तन नहीं कर सकता था, इवन केंद्रीय बैंक में नहीं। उसमें बार बार जो चेंजेस जो है वो पॉसिबल नहीं था, इसलिए इसका नाम स्थिर विनिमय दर कहते हैं। अब केंद्रीय बैंक देश के हित के लिए विनिमय दर को कभी कमी कर सकती है, कभी वृद्धि कर सकती है। तो ऐसे में देश की विनिमय दर का कम होना, ठीक है ना, इसको कमी को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको डीवैल्यूएशन, और हिंदी में बोलते हैं इसको सॉरी वृद्धि को बोलते हैं रीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन एंड मूल्य, इसको बोलते हैं हिंदी में अवमूल्यन। अवमूल्यन मतलब मूल्य में क्या करना? कमी करना। अब इसका मतलब ये हुआ, अगर हमारा $1 के बराबर अगर 80 रुपए तय था, तो अवमूल्यन के मतलब हम $1 के बदले में कितना तय कर देते हैं केंद्रीय बैंक के द्वारा, यानी कि हमारे कंट्री की वैल्यू फॉरेन कंट्री के कंपैरिजन में कम कर दिया जाता है। कौन करता है? केंद्रीय बैंक। और इसलिए किया जाता है कि देश में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है अवमूल्यन से आप क्या समझते हैं? अवमूल्यन किसका होता है? स्थिर विनिमय दर के अंतर्गत होता है। देश की केंद्रीय संस्था के द्वारा जब देश की मुद्रा को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा की कंपैरिजन में क्या कर दिया जाता है? कम कर दिया जाता है, तो उस स्थिति को हम अवमूल्यन कहते हैं। ठीक है ना, ये हो गया अवमूल्यन। दूसरा आता है रीवैल्यूएशन। अवमूल्यन की जगह रीवैल्यूएशन का मतलब होता है, रीवैल्यूएशन का मतलब पुनर्मूल्यांकन। पुनर्मूल्यांकन, यहाँ पर के मूल्य में क्या हो जाती है? वृद्धि कर दी जाती है। मतलब जहां पर $1 बराबर 80 रुपए का था, वहां पर ये बढ़ाकर क्या दिया जाता है? 75। इसका मतलब देश की मुद्रा को बढ़ाया दिया जाता है, मुद्रा की वैल्यू को, तो उसको पुनर्मूल्यांकन कहते हैं। ये किसके द्वारा किया जाता है? देश की केंद्रीय संस्था के द्वारा। ठीक है। अब दूसरी बात इसमें होती है, स्थिर विनिमय दर के अंतर्गत कौन कौन सी प्रणाली प्रचलित होती है। थोड़ा सा मैं इसको बता दूं आपको, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन आपको पता होना चाहिए। एज ए स्टूडेंट, विदेशी स्थिर विनिमय दर के अंतर्गत कौन सी प्रणाली है वो आपको पता होना चाहिए अच्छे से। तो वो कौन कौन सी है? नंबर 1, पहला है इसमें सौरमान विनिमय प्रणाली, ठीक है ना। और दूसरा है ब्रेटन वुड्स विनिमय प्रणाली। स्थिर विनिमय के अंतर्गत ये दो तरह की विनिमय दर प्रणाली जो है प्रचलित थी, क्योंकि अब तो नहीं है। अब तो जो है क्या है, ओपन मार्केट में होता है। लेकिन जो स्वर्णमान विनिमय प्रणाली थी, इसके अंतर्गत प्रत्येक देश को अपनी देश की जो राष्ट्रीय मुद्रा है, इस राष्ट्रीय मुद्रा का जो मूल्य होता है वो किसके अनुसार तय करना पड़ता था? स्वर्ण के अनुसार। अब स्वर्ण के अनुसार कैसे होता है वो भी समझ लीजिए एक बार में, कि आखिर स्वर्णमान किस प्रणाली किस प्रकार से काम करती है, और एक्चुअली में आज ये प्रचलन में क्यों नहीं है, आपको ये समझना पड़ेगा। जो स्वर्णमान के अंतर्गत अपनी कंट्री की वैल्यू को गोल्ड में कन्वर्ट करना पड़ता था, वो कैसे? फॉर एग्जांपल, अगर हम इंडिया की बात करते, भारत में अगर कहें 10 ग्राम सोने का मूल्य जो है आज के डेट में कितना है? 50,000 मान लेते हैं, हो सकता है ऊपर मान लेते हैं 50,000 रुपए है। वहीं पर अगर अमेरिका की बात माने, वहीं पर, क्योंकि ग्राम तो चेंज नहीं होगा, वजन तो उतना ही होगा,
लेकिन वहीं पर अगर अमेरिका की बात करते हैं कि वहां पर एक जो 10 ग्राम सोने की कीमत कितने डॉलर है, लगभग अगर हम ये मान लेते हैं वहां पर ये डॉलर है कितना, 7 7 8 56 6 6 $600 है। कितना डॉलर है, $600। तो अब क्या होता है, 10 ग्राम सोने की कीमत हमारे यहाँ पर 50,000 है, अमेरिका में जो है $600 है। अब कंपेरिजन किया जाता है कि ग्राम ग्राम तो सेम है, तो एक तरफ रुपीस को लिख लिया, एक तरफ डॉलर को लिख लिया। 10 ग्राम सोने की कीमत के लिए हम 50,000 पेमेंट करते हैं, ये लोग केवल $600 पेमेंट करते हैं। तो ऐसे में 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 कम 6, ये कितना हो गया, 6 8 48, बचेगा 2, 6 3 18, तो 83 रुपीज समथिंग कुछ तय हुआ। इसका मतलब हुआ $1 के बदले में हमें 83 रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा। अब क्योंकि उस समय पहले के जमाने में जो है, आज से कुछ साल पहले तक जो सोने की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता। आज तो ओपन मार्केट में छोड़ दिया है, सोने का मूल्य ऊपर डेली ऊपर नीचे कुछ ना कुछ होता रहता है, 500 1000 रुपए अप डाउन, लेकिन पहले नहीं था। तो ऐसे में जब सोने का मूल्य ही नहीं बदलता था, तो इस तरह से विनिमय दर में भी कोई परिवर्तन नहीं आता था। ये जो है स्थिर विनिमय दर की का एक प्रकार था, जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता जब तक सोने के मूल्य में परिवर्तन ना हो जाए। ठीक है ना, ये हो गया। अब क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन संभव नहीं था, ऐसे में विश्व की जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं थी, उन लोगों ने सोचा कि इस तरह से तो काम नहीं बनेगा, हमारी कंट्री की वैल्यू खराब हो रही है। तो उन्होंने एक मीटिंग किया, ब्रेटन वुड्स नाम से उस मीटिंग को जाना जाता है, और उस मीटिंग में एक प्रस्ताव रखा कि नहीं, किसी देश की जो मुद्रा का मूल्य है वो सोने में ना होके किस में हो जाएगा, डॉलर में किया जाएगा। ठीक है ना, डॉलर में कन्वर्ट किया हो जाए, क्योंकि उस समय जो है पूरे विश्व में अमेरिका का वर्चस्व बहुत ज्यादा था, एक सुपर पावर कंट्री बन चुकी थी, उसका व्यापार बहुत ज्यादा, हर देश में उसका प्रभाव था। ऐसे में ब्रेटन वुड्स प्रस्ताव में डॉलर को जो है दूसरी कंट्रीज की मुद्राओं को, करेंसीज को कन्वर्ट करने का जो है बेस रखा गया। अब चलो ठीक है, यहां तक तो चलो समझ में आता है कि डॉलर में हम कन्वर्ट करेंगे, तो डॉलर में कन्वर्ट किस बेस पे किया जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, डॉलर की वैल्यू को किस में कन्वर्ट किया, सोने में कन्वर्ट किया। उसके बाद उसको लोगों की कंट्री की, दूसरे देशों की करेंसी को कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। तो ये जो है स्वर्ण की प्रणाली से ज्यादा कंफ्यूजन वाली हो गई लोगों के लिए, क्योंकि जहां पर ठीक है ना, डॉलर में कन्वर्ट करना, डॉलर को फिर गोल्ड सोने में कन्वर्ट करना, तो क्यों डायरेक्ट सोने में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो ये जो प्रस्ताव था बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हो पाई और इसको फेल कर दिया गया। तो स्थिर विनिमय प्रणाली के अंतर्गत आपने क्या समझा कि एक ऐसी प्रणाली थी जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन क्या नहीं होता है, नहीं हो पाता है अल्पकाल में। ठीक है ना, साथ ही साथ ये देश के हित के लिए सरकार के द्वारा अनावश्यक रूप से प्रयोग किया जा सकता है। अब ये देश की अर्थव्यवस्था के वृद्धि के लिए उपयुक्त भी नहीं था। तो ऐसी स्थिति में इसकी जगह पर दूसरी प्रणाली प्रचलित हो गई, जिसको बोलते हैं लोचशील प्रणाली। ठीक है ना, उसके बारे में जान तो पढ़ना क्या है, लोचशील विनिमय दर के बारे में। अब ये इसके बारे में आगे आप जो है क्या लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दीजिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। लोचशील विनिमय दर प्रणाली क्या होती है, ये वह दर होती है जिसका निर्धारण किसके अंतर्गत होता है, इसके अंतर्गत स्वतंत्र बाजार में होता है, स्वतंत्र बाजार। और इस स्वतंत्र बाजार का नाम होता है विदेशी विनिमय दर, विदेशी विनिमय दर। और ये एक ऐसी प्रणाली होती है कि इस प्रणाली में देश की सरकार का या केंद्रीय बैंक का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, और ये स्वतंत्र रूप से, ठीक है ना, स्वतंत्र रूप से प्रचलित होती है। ठीक है ना, सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता। इसीलिए यहां पर जो विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है, तो विदेशी विनिमय की मांग तथा विदेशी विनिमय की पूर्ति द्वारा होती है। अब ये वही सिस्टम है जो आपने व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं, वस्तुओं की कीमत के निर्धारण से रिलेटेड, कि किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण उस वस्तु की मांग और उस वस्तु की पूर्ति के द्वारा होती है। तो स्वतंत्र बाजार में विदेशी विनिमय दर भी विदेशी विनिमय की मांग और विदेशी विनिमय की
पूर्ति के द्वारा होती है। इसका मतलब होता है जो विदेशी विनिमय दर होता है, जो विनिमय दर होता है, विनिमय दर के निर्धारण के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो दो चीज है कि एक जगह होती है हमारे पास विदेशी विनिमय की मांग, ठीक है ना, दूसरा है विदेशी विनिमय की पूर्ति। विदेशी विनिमय की मांग अब कम करेंगे जब हमें किसी को पेमेंट करना होगा, हमें फॉरेन करेंसी कुछ मंगा रहे हैं, अब फॉरेन करेंसी को पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आम लोगों के पास तो विदेशी करेंसी होती नहीं, विदेशी करेंसी सारी किसके पास होती है, केंद्रीय बैंक, तो हमें विदेशी करेंसी चाहिए होती, तब हम क्या करते हैं, डिमांड करते हैं, क्योंकि हमें पेमेंट करना है फॉरेन कंट्रीज को। और पूर्ति कब होती है, जब हम किसी को कुछ बेचते हैं फॉरेन कंट्री, तो फॉरेन उनसे फॉरेन करेंसी मंगाते हैं, तो ऐसे में देश में फॉरेन करेंसी आती है, कोई विदेशी कंपनी भारत में आती है तो अपना विदेशी करेंसी लेके आएगा, तो वहां पर केंद्रीय बैंक की वो सबमिट करके वहां से एक्सचेंज होता है और उनको रुपीज मिल जाता है, तो ऐसे में विदेशी करेंसी की पूर्ति होती है। तो इन दोनों के जिस दर पर, जहां पर ये दोनों मांग और ये पूर्ति जिस बिंदु पर दोनों बराबर होते हैं, जिस दर पर बराबर होते हैं, उस दर को विदेशी विनिमय दर कहते हैं, ठीक है ना। अब हमें यह समझना पड़ेगा कि हम कब कब विदेशी विनिमय की मांग करते हैं, हम कब कब विदेशी, हमारे पास विदेशी विनिमय की पूर्ति होती है, मतलब विदेशी विनिमय आता कहां से है और विदेशी विनिमय जाता कहां कहां होगा, ठीक है, हमें समझना पड़ेगा। तो विदेशी विनिमय की मांग हम तब करते हैं जब वस्तु और सेवाओं का क्या होता है, आयात होता है। आयात मतलब इंपोर्ट होता है, क्योंकि इंपोर्ट करेंगे तो हमें पेमेंट करना पड़ेगा। दूसरा, जब हम क्या करेंगे, विदेशों में निवेश करेंगे, किसी दूसरी कंट्री में हमें बिजनेस लगाना, आप जिस कंट्री में जाएंगे उसी कंट्री की हमें पैसे चाहिए होता है, तो तब हमें वो पैसे लेने पड़ते हैं, चाहे हम डॉलर में कहे, चाहे येन में कहे, पाउंड में करें, तो वो हम कन्वर्ट करा के फिर उस कंट्री में जाएंगे। जैसे हम कहीं घूमने गए, इंग्लैंड में घूमने गए, तो इंग्लैंड में रुपीज तो चलेगा नहीं, तो हम रुपीज लेके जाएंगे, वहां से उसको एक्सचेंज करेंगे, उसके एक्सचेंज काउंटर से फिर हमें पाउंड में ले जाएगा, उसके हम अपन खर्च करेंगे, तो हम क्या करेंगे, डिमांड करें, क्योंकि हमें वो चाहिए, ठीक है। उसके बाद विदेशी विनिमय के निवेश के बाद अगर हम कहीं विदेशियों को गिफ्ट दे रहे हैं, विदेशियों को दान देते हैं, विदेशियों को उपहार देते हैं, विदेशियों को ग्रांट देते हैं, या फिर यूं कहें विदेशी देशों में जब हम सट्टा लगाते हैं तब भी हमारे विदेशी विनिमय की जरूरत होती है, फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ती है। तो ये तो हो गया कहां से, हमारे यहां से पैसा जाता कब कब, कि हमें पेमेंट कब कब करना है। अब बात ये आती है हमारी कंट्री में पेमेंट आता कहां से है। सबसे जरूरत है कि विदेशी विनिमय को बढ़ाने का सबसे पहला तरीका है निर्यात करना, यानी एक्सपोर्ट करना। जितना ज्यादा कंट्री का एक्सपोर्ट ज्यादा बढ़ेगा, उतने ही ज्यादा हमारे कंट्री में विदेशी विनिमय आता जाएगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है निवेश, ठीक है ना। क्या चीज, निवेश। निवेश जितना ज्यादा आएगा, और ये निवेश दो तरीके से आता है, एक तो होता है एफडीआई में, एक होता है एफआईआई में। अब इसके बारे में हम जो है भुगतान संतुलन वाले में चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे, तो यहाँ पर इतना ही। तो निर्यात और निवेश, इसके अलावा विदेशों से हमारे यहाँ पर उपहार आता है, विदेशों से दान आता है, विदेशों से लोन आता है, ठीक है ना। साथ ही साथ विदेशी लोग हमारे देश में सट्टा खेलते हैं, तो इन सब चीजों तरीकों से हमारे कंट्री में क्या आता है, विदेशी विनिमय। तो जिस दर पर दोनों आपस में बराबर होते हैं, लेना और देना, वहीं पर विदेशी विनिमय दर का निर्धारण हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन आता है विदेशी विनिमय दर का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो नॉर्मली आपको समझ में आ गया विदेशी विनिमय का निर्धारण। आप इसको ग्राफिकल रूप में भी रिप्रेजेंट करते हैं थोड़ा सा। ये मान लीजिए ये विदेशी विनिमय बाजार है, ठीक है ना। कौन सा बाजार है, विदेशी विनिमय बाजार। अब विदेशी विनिमय बाजार में ये जो ग्राफ है वो विदेशी विनिमय की मांग को दर्शाता है, और ये ग्राफ है विदेशी विनिमय की पूर्ति को दर्शा रहा है, ठीक है। विदेशी विनिमय की मांग और विदेशी विनिमय की पूर्ति। तो ये जो बिंदु है, इस बिंदु पर दोनों आपस में बराबर होते हैं, इसको बोलते हैं ई बिंदु, ठीक है ना। ये है आपका रेट, और इस रेट पर इतनी क्वांटिटी की सप्लाई या डिमांड हो सकती है।
तो जिस बिंदु पर दोनों आपस में बराबर होंगे उस बिंदु पर निर्धारित दर को, इस दर को यानी कि आर को, ओ आर, ये हमारा होगा विदेशी विनिमय दर, और इसका निर्धारण होता है विदेशी विनिमय बाजार में। तो अब बात करते हैं कि विदेशी विनिमय बाजार क्या होता है। विदेशी विनिमय बाजार वह बाजार होता है जहां पर देश की विश्व की विभिन्न जो देशों की राष्ट्रीय मुद्राओं का आपस में क्रय विक्रय होता है। ठीक है ना, एक ऐसा संस्था होती है, संस्था नहीं मतलब एक ऐसा बाजार है जहाँ पर अलग अलग देशों की राष्ट्रीय मुद्राओं का, चाहे विकासशील देशों का हो चाहे विकसित देशों का, उनकी राष्ट्रीय मुद्राएं होती हैं और वहीं पर एक्सचेंज भी होती है एक दूसरे के साथ। ठीक है ना, तो विदेशी विनिमय बाजार से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, उनके बारे में हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। विदेशी विनिमय बाजार क्या होता है, अभी मैंने बताया, एक ऐसा बाजार जिस बाजार में विश्व के जितने भी देश होते उन देशों की राष्ट्रीय मुद्राओं का आपस में क्या होता है, लेन देन होता है। ऐसे बाजार को विदेशी विनिमय बाजार कहते हैं। अब विदेशी विनिमय बाजार से रिलेटेड जो दूसरा जो टॉपिक आता है वो था विदेशी विनिमय के कार्य। विदेशी विनिमय के 3 इंपॉर्टेंट कार्य है। ठीक है ना, 3 इंपॉर्टेंट कार्य है जिसमें सबसे पहला कार्य है स्थानांतरण कार्य। स्थानांतरण कार्य, अब स्थानांतरण क्या होता है, इसको बोलते हैं ट्रांसफर फंक्शन, इंग्लिश में ट्रांसफर फंक्शन। अब देखिए, विदेशी विनिमय बाजार ही दो देशों के बीच में जो विदेशी विनिमय का, फॉरेन करेंसी का जो लेन देन होता है उसको संपन्न करता है, जहां पर इजीली एक दूसरे को विदेशी विनिमय की प्राप्ति हो जाती है। भुगतान करने वाला आसानी से भुगतान कर सकता है और रिसीव करने वाला आसानी से रिसीव कर सकता है। एक एज ए मीडिएटर विदेशी विनिमय बाजार यहाँ पर काम करता है। ठीक है ना, दूसरा क्या है, दूसरा जो बाजार है उसको बोलते हैं साख का, इंग्लिश में बोलते हैं क्रेडिट फंक्शन। ठीक है, विदेशी विनिमय बाजार जो दो देशों के बीच में जब भी लेन देन होता है, मान लीजिए एक कंट्री के पास अभी विदेशी विनिमय अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर उनको साख की सुविधा भी प्रदान करती, ताकि वो एज ए लोन लेके, ठीक है ना, मार्केट से लोन लेके अपने आयात निर्यात अपने सौदों को कंप्लीट कर सके। और ये सारा काम किसका होता है, विदेशी विनिमय बाजार का होता है। और तीसरा का काम होता है जोखिम कार्य, जोखिम संबंधी कार्य। देखिए, क्योंकि ये फॉरेन एक दो देशों अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है, दो देशों के बीच में लेन देन का मामला होता है, तो इस लेन देन में क्योंकि ओपन मार्केट में तय होता है तो इन चीजों, इनके बीच में जो है ऊपर नीचे होने का रिस्क है, इसको बोलते हैं रिस्क, जोखिम को रिस्क होता है रेट से। इसलिए यहाँ पर विदेशी विनिमय बाजार जो है रिस्क को कम करने का, जोखिम को कम करने का कार्य करती है। अब यहाँ पर जोखिम को कम करने के लिए बाजार को दो वर्गों में बांटा गया है। ठीक है ना, विदेशी विनिमय बाजार के दो वर्ग होते हैं, दो टाइप के होते हैं यहाँ पर। एक होता है आपका जिसको बोलते हैं स्पॉट मार्केट, स्पॉट मार्केट। ठीक है, जिसको बोलते हैं चालू बाजार। और दूसरा होता है फॉरवर्ड मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट जिसको बोलते हैं वायदा बाजार। ठीक है, चालू बाजार और वायदा बाजार। अब देखिए चालू बाजार क्या होता है। चालू बाजार का मतलब ये होता है जहां पर एक देश का दूसरे देश के बीच में जितने भी चालू लेन देन होता है, चालू लेन देन का मतलब होता है यहाँ पर दैनिक लेन देन होता है। प्राय ये 2 दिनों के अंदर ऐसे लेन देनों का भुगतान, ये सौदे कंप्लीट हो जाते हैं।
मतलब आप किसी को कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हो, इंपोर्ट करते हैं, लगभग 2 दिन, ज्यादा से ज्यादा इन 2 दिनों के बीच में सारे सौदों का निपटारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। इनकी ऑन द स्पॉट, इसलिए स्पॉट मार्केट कहा जाता है। यहाँ पर किसी भी तरह की चीजों को फ्यूचर के लिए नहीं छोड़ा जाता है। आज पैसे दिए, सामान की डिलीवरी भी आज हो जाएगी, पेमेंट का भुगतान भी आज ही हो जाएगा। यहाँ पर किसी तरह का फ्यूचर ट्रांजेक्शन नहीं होता है। ठीक है ना, ये तो हो गया पहला। दूसरा बाजार है वायदा बाजार। ये वायदा बाजार वह बाजार है जो कि भविष्य से रिलेटेड, किससे, फ्यूचर से रिलेटेड लेन देनों को संपन्न करती है। मतलब आज सौदा तय हो गया या पेमेंट हो गया, उसकी पूर्ति भविष्य में करनी है, या फिर आज हमने क्या कर दिया, सप्लाई कर दिया, उसका पेमेंट फ्यूचर में होना है। इसका मतलब दो देशों के बीच में ये लगभग एक एग्रीमेंट होता है कि एक निश्चित समय के बाद डिलीवरी होना है, एक निश्चित समय के बाद यहाँ पर पेमेंट होना है। इससे क्या होता है कि आसानी से दो देश आपस में मिलजुल कर आगे बढ़ सकती है। तो इसका काम होता है, ये है आपका विदेशी विनिमय बाजार का इंपॉर्टेंट काम। ठीक है ना, ये विदेशी विनिमय बाजार हमारा कंप्लीट हो गया, जितना एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा भी आपको लगता है कि विदेशी विनिमय से रिलेटेड कोई टॉपिक मैंने आपको नहीं बताया जो एग्जाम में पूछा जाता है, या आपके दिमाग में आ रहा है कि मुझे बताना चाहिए तले मैंने नहीं बताया, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि अभी मैं आपको भुगतान संतुलन वाले पोर्शन की बात करूंगा कि भुगतान संतुलन क्या होता है, उसमें कौन कौन से पार्ट है जो आपको पढ़ना चाहिए। राइट, देन हमें जानना है कि भुगतान संतुलन किसे कहते हैं, भुगतान संतुलन होता क्या है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, और शॉर्टकट में नाम दिया गया है BOP। देखिए अभी हमने पढ़ा है कि दो देशों के बीच में विश्व के दूसरे देशों के साथ अगर भारत का व्यापार होता है तो विदेशी विनिमय मौद्रिक लेन देन होता है। अब जाहिर सी बात, मुद्राओं के साथ लेन देन होता है तो उन मुद्राओं का क्या रखना पड़ेगा, उस लेन देनों का लेखा जोखा तो रखना ही पड़ेगा। तो उस लेखे जोखे को ही भुगतान संतुलन का नाम दिया गया है। मतलब साफ है कि एक देश का जो विदेशों के साथ जितने भी, यानी कि सभी प्रकार के लेन देनों जिसको हम बोलते हैं, सभी प्रकार के सौदों का क्या होता है, ब्यौरा होता है। ठीक है, मतलब एक देश का विदेशी के साथ जो भी लेन देन होता है, उन सभी लेन देनों का एक विवरण, उसे हम भुगतान संतुलन के नाम से जानते हैं, जो कि एक निश्चित समयावधि के लिए होता है। और ये खास कर ये समयावधि कौन सी होती है, एक अकाउंटिंग ईयर के लिए होता है। ठीक है ना, एक अकाउंटिंग ईयर का होता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसमें सभी प्रकार के लेन देनों को शामिल किया जाता है। अरे सभी प्रकार का लेन देन का मतलब होता है इसके अंतर्गत जितने भी दृश्य वस्तुएं हैं वो शामिल होती हैं, जितने भी अदृश्य वस्तुएं हैं वो शामिल होती हैं, जितने भी एक पक्षीय अंतरण होता है वो शामिल होता है, और साथ ही साथ जितने भी पूंजीगत सौदे होते हैं, पूंजीगत लेन देन होता है वो भी शामिल होता है, कि कुछ भी इसमें छोड़ा नहीं जाता है। लेकिन भुगतान संतुलन के साथ साथ एक पॉइंट और है जो हमें समझना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं क्या चीज, व्यापार संतुलन या फिर व्यापार शेष। इंग्लिश में बोलते हैं इसको बैलेंस ऑफ ट्रेड, BOT। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या, जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी बताया, भुगतान संतुलन के अंतर्गत देश के सभी प्रकार के सौदों को शामिल किया जाता है, एक देश का विदेशों के साथ जो भी लेन देन होता है। लेकिन व्यापार शेष के अंतर्गत यहाँ पर जो लेखा जोखा होता है वो केवल और केवल दृश्य वस्तुओं के दृश्य मदों का होता है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में विजिबल गुड्स। अब हमें यह समझना पड़ेगा कि दृश्य वस्तुएं होती क्या है। देखिए जो दृश्य वस्तु होती हैं, ऐसी वस्तुएं होती हैं जिसको हम देख सकते हैं, जिसको छू सकते हैं, जो हमारे साथ में हाथ में होती हैं, जैसे जितने भी खाद्य पदार्थ है, ठीक है ना, हमारे कपड़े हो गए, ठीक है ना, मशीनें हो गई, या फिर फर्नीचर होता है जिसका लेन देन होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, उसको हम दृश्य वस्तुओं के नाम से जानते हैं। अदृश्य वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिसके एक्चुअल में एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो होता है, जिसको लेकिन ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं। बेसिकली ये सभी वस्तुएं कैसी होती हैं, इसको बोलते हैं सेवाएं, जैसे परिवहन सेवाएं हो गई, बैंकिंग सेवाएं हो गई, वित्तीय सेवाएं हो गई, सलाहकार सेवाएं हो गई, सॉफ्टवेयर हो गए। ये सब चीजों को हम क्या बोलते हैं, अदृश्य वस्तुओं के नाम से जानते हैं।
एक पक्ष के अंतरण वे चीजें होती हैं जिसका लेन देन केवल एक पक्ष के लिए होता है, या तो लिया जाता है या दिया जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, दान। ठीक है ना। नेक्स्ट होता है पूंजीगत लेन देन। पूंजीगत लेन देन क्या होता है? पूंजीगत के अंतर्गत इसके अंतर्गत सरकारी सौदे शामिल होती है। इसके अंतर्गत ऐसे लेन देन शामिल होते हैं जिसके देश की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत संपत्ति और परिसंपत्तियों का प्रभाव पड़ता है। फिलहाल इसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि भुगतान संतुलन के अंग को भी जानना है। तो व्यापार संतुलन की बात कर रहा था मैं। व्यापार संतुलन किसे कहते हैं? व्यापार संतुलन या व्यापार शेष का मतलब होता है देश की दृश्य वस्तुओं के, ठीक है, दृश्य वस्तुओं के आयात और निर्यात का, निर्यात एवं आयात का क्या चीज, लेखा जोखा। या फिर यूं कहें कि व्यापार शेष कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसका एक छोटा सा है, व्यापार शेष बराबर होता है दृश्य वस्तु का निर्यात माइनस दृश्य वस्तुओं का आयात। क्योंकि इसके अंतर्गत केवल दृश्य वस्तुएं शामिल होती हैं, इसलिए व्यापार शेष हमारा संतुलित भी हो सकता है। ठीक है ना। व्यापार शेष जो है असंतुलित भी हो सकता है। असंतुलित का मतलब ये जो है सरप्लस में भी हो सकता है, और ये जो है डिफिसिट में भी हो सकता है। व्यापार घाटा भी हो सकता है और व्यापार लाभ में भी हो सकता है। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उसमें केवल दृश्य मदे शामिल होती। अब बात आती है क्वेश्चन की। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है अंतर आता है कि व्यापार शेष में और भुगतान संतुलन में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो आपको अंतर बताना पड़ेगा। ठीक है ना। इनके बारे में अंतर को मैंने डिटेल से बताया हुआ है, तो इकोनॉमिक शॉर्ट वीडियो में देखिए, जो मैं शॉर्ट बता चैनल में देखिए, शॉर्ट के नाम से होगा, वहां पर एक कंप्लीट मैंने डिफरेंस का शॉर्ट छोटा सा वीडियो बनाया है आपके लिए, ताकि इजीली आप उसको देख सके। ठीक है, समझ में आ गया भुगतान संतुलन की बात। अब भुगतान संतुलन के आगे हमें जो समझना है भुगतान संतुलन के अंग के बारे में, या फिर भुगतान संतुलन के रचना के बारे में। तो भुगतान संतुलन के अंग की बात करें अगर, इसको दो वर्गों में बांटा गया है। ठीक है। पहला जो है उसको बोलते हैं भुगतान संतुलन के चालू खाता, और दूसरा होता है भुगतान संतुलन का पूंजी खाता। इंग्लिश में बोलते हैं इसको कैपिटल अकाउंट, और इसको बोलते हैं हम करेंट अकाउंट। ठीक है। भुगतान संतुलन का चालू खाता वह खाता होता है जिसके अंतर्गत भुगतान संतुलन के दैनिक या फिर खासकर चालू लेन देन को शामिल किया जाता है। ठीक है ना। अब चालू लेन देन के अंतर्गत क्या शामिल किया जाएगा? इसके अंतर्गत आएगा आपका वस्तुओं का आयात निर्यात, जिसको एक्चुअली में क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं। ठीक है। इसकी जो दूसरा पॉइंट है वो होता है सेवाओं का आयात निर्यात, और तीसरा होता है आपका इसमें एक पक्षीय अंतरण। एक पक्षीय अंतरण जानते हैं ना आपका क्या क्या, इसमें दान आता है, ग्रांट आता है, उपहार आता है, जिसको एक पक्ष के साथ जो है जिसका भुगतान किया जाता है। ठीक है ना। जिसके दूसरा पक्ष नहीं होता है। तो वस्तु और सेवाओं के जो नॉर्मल वस्तु सेवाएं, मशीन वगैरह, उन चीज का आयात निर्यात, सेवाओं का आयात निर्यात, इन सब चीजों को हम किसके अंदर शामिल करते हैं? चालू खाते के अंदर। क्योंकि ये दैनंदिन मतलब डेली बेस के नेचर की होती है, इसका तुरंत भुगतान वगैरह हो जाता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता है। लेकिन ऐसे लेन देन जो एक लंबी समय अवधि के लिए, यानी कि लॉन्ग टर्म, दीर्घकाल के लिए होता है, दीर्घकालीन सौदे, ऐसे लेन देन जो दीर्घकालीन होते हैं, एक लंबे समय तक के लिए होते हैं अर्थव्यवस्था में, ऐसे सौदों को हम पूंजी खाते के अंतर्गत रखते हैं। और ऐसे खाते, ऐसे सौदों में खासकर जो सरकारी या फिर गैर सरकारी दोनों तरीके के जो है लेन देन शामिल होते हैं। अब इसमें क्या कर, इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आती हैं। कह रहे इसके अंग या फिर इसके घटक अगर बात करें तो इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज आती हैं। एक पहला है आपका बोरोइंग, यानी कि उधारी, और दूसरा होता है निवेश। एक देश अपने देश के विकास के लिए
डेवलपमेंट के लिए दूसरे देशों से या फिर दूसरी संस्थाओं के साथ उधार लेती हैं। तो उधार एक लॉन्ग टर्म होता है, एक दिन के लिए 2 दिन के लिए नहीं होता, ये बहुत लंबे समय 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल 50 साल के लिए होता है, क्योंकि दीर्घकालीन अवधारणा इसे देश की अर्थव्यवस्था की जो संपत्ति या फिर दायित्व का जो प्रभाव होता है। उधार लेने से लायबिलिटी बढ़ती है, तो इसलिए इसको पूंजी खाते के अंतर्गत रखते हैं। या फिर निवेश, निवेश भी 2 तरीके का होता है, जो मैं बता रहा था पहले, एफडीआई और एफआईआई। ये जो एफडीआई होता है ना, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एफआई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है, समझना पड़ेगा एफडीआई क्या होता है। एफडीआई इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ठीक है ना। और दूसरा होता है एफआईआई, इसको बोलते हैं विदेशी संस्थागत निवेश, ठीक है। एफडीआई क्या हुआ? एफडीआई का मतलब होता है कि जब कोई विदेश की संस्था, विदेश की कंपनी किसी देश में जाके डायरेक्टली बिजनेस सेटअप करती है, डायरेक्ट अपने बिजनेस को ऑपरेट करती है, और उस ऑपरेशन के लिए जितने भी पैसे वो लगाती है उसको एफडीआई का नाम दिया गया है। जैसे भारत में होंडा कंपनी है, ठीक है ना, जैसे भारत में वीवो का प्लांट लगा है, जैसे भारत में एप्पल की फैक्ट्री है, तो ऐसे कंपनियों ने डायरेक्ट हमारे यहाँ पर बिजनेस सेटअप किया है और ऑपरेशन भी खुद करते हैं, तो इस तरीके के निवेश को एफडीआई का नाम दिया गया है। दूसरा वो होता है जहां पर कोई कंपनियां डायरेक्टली बिजनेस सेटअप नहीं करती है, यहाँ के बिजनेस के शेयर्स में, प्रतिभूतियों में पैसे इन्वेस्ट करती हैं। ऐसे इन्वेस्टमेंट को हम विदेशी संस्थागत निवेश के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्योंकि विदेशी जो भुगतान संतुलन का जो लेखा होता है वो डबल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत होता है, जिसको बोला जाता है दोहरा लेखा प्रणाली। दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत होता है। इसका मतलब एक साइड डेबिट होता है, दूसरा साइड क्रेडिट होता है। इसी कारण से भुगतान संतुलन हमेशा क्या रहता है? संतुलित होता है, नॉर्मली संतुलित होता है। इसका एक ही रीजन है, क्योंकि इसकी एंट्री डेबिट और एक दो पक्षों के एक साथ होती है, एक आने वाला और एक जाने वाला। एक डेबिट होता है, दूसरा क्रेडिट होता है, इसलिए। लेकिन कभी कभी अर्थव्यवस्था में विभिन्न तरह के बदलाव आते रहते हैं, उन बदलाव के कारण जो है भुगतान संतुलन भी असंतुलन में हो सकती है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि भुगतान संतुलन में असंतुलन के प्रमुख कारणों को बताइए। इसके कारणों को कुछ कैटेगरी में बांटा गया है, सुनिएगा। पहला कैटेगरी क्या है? प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण के अंतर्गत जैसे देश में सुनामी का आ जाना, बाढ़ का आ जाना। अभी आपने देखा होगा कि तुर्की में कितनी खतरनाक भूकंप आया, जिसमें हजारों लोग मारे गए हैं, पूरा का पूरा शहर खराब हो गया है, नष्ट हो गया है, ठीक है ना। इन सबको हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक कारण बोलते हैं। इस स्थिति में आयात, देश की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए आयात बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे भुगतान संतुलन नेगेटिव हो जाता है। फर्स्ट रीजन हो गया प्राकृतिक कारण। दूसरा होता है आपका राजनीतिक कारण। अगर देश की अर्थव्यवस्था, उसकी जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो सटीक नहीं होती है, अच्छा, देश की सरकारें बदल रही हैं, जैसे श्रीलंका में हुआ, अभी पाकिस्तान में हो रहा है, यहाँ पर क्या होता है? उसकी जो पॉलिटिकल सिचुएशन वो सही नहीं है और देश की अर्थव्यवस्था इससे खराब होती चली जाती है। ऐसे में आयात बढ़ जाते हैं, देश पर कर्ज का जाल बढ़ता चला जाता है और भुगतान संतुलन असंतुलित हो जाती है, ठीक है ना। समझ में आ गया ना? ये जो है असंतुलन के मूलभूत कारण है। उसके अलावा एक और कारण है, वो है युद्ध, बाढ़। जैसे रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही है, यूक्रेन हर एक चीज को अब आयात करने लगा है। एक कंट्री थी पहले गेहूं का सबसे ज्यादा निर्यात करने वाली कंट्री, अब हथियारों का आयात कर रही है, मेडिकल चीजों का आयात कर रही है। क्यों? क्योंकि उसकी जरूरत है वो। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे देश की भुगतान संतुलन असंतुलित हो जाती है, आपको समझना पड़ेगा। इसके बावजूद भी कोई डाउट रहता है तो मुझे बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आपके हर एक डाउट को मैं कंप्लीट करने के, हर एक डाउट को दूर करने की पूरी से पूरी मैं कोशिश करूंगा। लगातार डेली बने रहिए मेरे साथ, ये रिवीजन सीरीज यूं ही चलता रहेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम, ठीक है ना। अब हमारा टारगेट है कि आपके बोर्ड एग्जाम तक हर एक चीज को कंप्लीट करा देना। अब बोर्ड के हिसाब से भी मैं बताऊंगा, क्योंकि आज 7 तारीख है
और आज बिहार बोर्ड का जो है पेपर कंप्लीट हो गया। अब दिन ब दिन हर एक बोर्ड का है, इसमें अब फिर 1 मार्च को यूपी बोर्ड का पेपर है। आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन कराऊंगा मैं, ताकि आप अच्छे से जो है तैयारी कर सकें। जुड़े रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में। थैंक यू एवरीवन, गुड लक।